से देखा, फोन में एक घंटा बैठी रहती थी इस रूम के अंदर। मोबाइल लगाती थी, मम्मी मैं बात कर रही हूँ मैडम से, पूरे डाउट क्लियर कर। मेरे को आपका यहाँ का सबसे अच्छा ये लगा पारस में कि आपका जो टेस्ट का जो सिस्टम है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक्स पारस को इन सब सिस्टम के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए, बहुत अच्छा था। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कामयाबी के एक और पड़ाव में, जो कि सीए कोर्स का पहला पड़ाव है, सीए फाउंडेशन, उस कामयाबी को हासिल किया है रेवाड़ी शहर की छात्रा नीतिका ने। पूरे भारतवर्ष में टॉप 20 में स्थान प्राप्त किया है। 20वें नंबर की रैंक आई है गुड़िया की और 400 में से 339 नंबर उसने हासिल किए हैं। तो आज हमारी टीम है नीतिका के घर। मेरे राइट साइड में है नीतिका के फादर, लेफ्ट में उनके मदर, दादी माँ और उनका भाई और उनकी बहन, और नरेश सर जो कि हमारे रेवाड़ी वर्चुअल सेंटर से हैं, और सौरभ सर जो रेवाड़ी सेंटर के डायरेक्टर हैं। तो आज हमारी पूरी की पूरी टीम जो है यहाँ नीतिका के साथ है और आज हम जानेंगे कि नीतिका का ये सफ़र किस तरह का रहा और कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे सीए करेंगे उनके लिए गाइडलाइंस का काम करें। सबसे पहले मैं नीतिका आपको बधाई देता हूँ, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। तो नीतिका सबसे पहले ये बताइए कि आपने सितंबर के बाद कोई प्रॉब्लम फेस की पढ़ाई के दौरान, और उसके बाद फिर जो संघर्ष रहा अपनी 3 महीनों का, और आपने जो एक फैसला लिया बहुत ही मजबूत, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, जो कि पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन का काम करें। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे अक्टूबर नवंबर में मुझे सिटिंग में प्रॉब्लम होती थी, बट बाद में पता चला कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सर्जरी। और सर्जरी में 1-1.5 महीने का बेड रेस्ट था। अगर मैं दिसंबर में सर्जरी करवा लेती तो फिर मैं जनवरी के फाउंडेशन के पेपर ना दे पाती। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसे पोस्टपोन कर सकते हो, अभी बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं थी। तो पापा मम्मी वगैरह हम सब ने डिसाइड किया कि अभी मैं पेपर दे लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सर्जरी कराऊंगी। अभी मुझसे जितना बैठा जाता है, जितना तैयारी की जाती है, मैं करूँगी। इस सर्जरी के बाद या तो आप लेट सकते हैं या आप खड़े रह सकते हैं, बैठना अलाउड नहीं है। तो आप देख लीजिए कि इसने अपने करियर को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। इवन हम इस बात में भी एश्योर हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े चैलेंजेस होते तो शायद हम पहले सर्जरी की तरफ जाते, लेकिन मैनेज करने लायक मैटर था तो हमने इस तरह का समझौता किया। लेकिन ये छोटे छोटे जो डिसीजन हैं, जो मजबूत होते हैं, वो आने वाली ज़िंदगी के अंदर जो बड़े फैसले लेने के लिए आपको मेंटली तौर पर तैयार करते हैं। यार मैंने वो फैसला लिया था और वो कामयाब रहा, तो ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो आप बड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि सबसे पहले धन्यवाद किसको देना चाहेंगे आप इस कामयाबी के पीछे? सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी, बिकॉज हर चीज़ पे वो मेरे साथ थे। कोचिंग पे ऐसे मेरे कुछ बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं थे। मैं जो चीज़ होती थी कि कोई टीचर चेंज हो रहा है, मेरे टेस्ट में ज़्यादा नंबर आए, कम नंबर आए, मैं सब कुछ मम्मी पापा को ही बताती थी। फिर जब UTFT होते थे तो मुझे थोड़ा डर लगता था, फिर मैं रोने लग जाती थी। तो मैं बैक करने का सोचती थी कि आज वाला पेपर नहीं देती, रात को रोने लग जाती थी। पर फिर पापा बोलते थे कि जितना आता दे आई हो, कोई नंबर थोड़ी देख रहे थे, प्रैक्टिस होगी। तो इस वजह से मैंने एक भी UTFT नहीं छोड़ा, मैंने सारे दिए। और वो UTFT इतने हेल्पफुल थे कि मुझे पता ही नहीं लगा मेरी तैयारी हो गई। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सेल्फ पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा, बट जब मैं पेपर में तैयारी करने बैठी तो मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले से ही कर रखे हैं। तो पहले मम्मी पापा को, और सेकंड थैंक्स पारस को इन सब सिस्टम के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए। बहुत अच्छा था। इसके अंदर ये आपने जो बताया नीतिका कि जैसे पारस इंस्टीट्यूट का जो सिस्टम है, बच्चे को एग्जाम से हफ्ता 10 दिन 20 दिन पहले फ्री किया जाता है। तो इससे जो बाहर से जो लोग पारस के सिस्टम को देखते हैं तो उनको भी ये लगता है यार मेरे को सेल्फ स्टडी में तो टाइम मिल ही नहीं रहा, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? सर मुझे भी सेम लगता था। नवंबर तक ऐसे सिलेबस नहीं हुआ था तो मुझे भी ऐसे टेंशन होती थी कि कब पढ़ूंगी फिर। बट सच में जब UTFT की तैयारी करते हैं तो वो सारा सिलेबस ही हम कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए। वो 1-1.5 दिन की जो भी छुट्टी होती थी उसमें ऐसे हाफ सिलेबस करके सब तैयारी हो गई थी। मुझे तो पर्सनली कोई डिफिकल्टी, फिर एग्जाम का डर तो बिल्कुल भी नहीं था कि पेपर देना है, बस ये था कि हाँ पास होंगी या नहीं, यही डर हमेशा लगा रहता था। मैं बार बार पापा को भी यही बोलती थी
कि मेरे टेस्ट इतने होते हैं, सिलेबस खत्म नहीं होता, बार बार नरेश सर से भी कंप्लेन करके आते थे। मगर बाद में सच में मतलब बहुत अच्छा लगा कि उसका सच में बहुत हेल्प मिली, उसी की वजह से आज ये मतलब अचीवमेंट है या मार्क्स वगैरह है सच में। तो इसके अंदर एक चीज़ और है कि जैसे कुछ बच्चे सिलेबस खत्म करने के बाद फास्ट ट्रैक रिवीजन मैराथन की तरफ भागते हैं, तो इसमें आपको कोई कमी महसूस नहीं हुई कि मुझे इस तरह से कोई फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए, मैराथन चाहिए, या मैं यूट्यूब से कुछ ऐसा कर लूँ, किसी और टीचर की मैराथन लगा लूँ, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट फील नहीं हुई है आपको? सर मैराथन में मैंने पर्सनली सीए फाउंडेशन में तो कोई भी नहीं देखा, मैं 12th में देखा करती थी। उसमें ऐसा लगता था कि 10 घंटे में वो सब कुछ करा देंगे, बट 6 महीने की पढ़ाई 10 घंटे में कैसे हो सकती है? मतलब इतनी जल्दी कर लो फिर भी नहीं होता। वो बस ऐसे एक मिथ है कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, बट ऐसे नहीं होता। और मैंने तो किसी भी वेबसाइट पे कुछ भी चेक किया ही नहीं, क्योंकि मुझे कोई रिक्वायरमेंट फील हुई नहीं, यहाँ पे ही मोर देन इनफ था, तो फिर मैंने कहीं और नहीं देखा। रेदर देन कि आप 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे मैराथन करो, इसकी बजाय जो आपने पिछले 6 महीने के अंदर पढ़ा है आप उसे अच्छे से रिवाइज करें, तो ये हमारा पैटर्न है। तो इस तरह की ज़रूरत, जो बच्चा डिसिप्लिन के साथ पढ़ता है उसको ज़रूरत फील नहीं होती है। सीए के जो हस्ताक्षर है वो प्रधानमंत्री से भी उसे कोई चैलेंज नहीं करता, प्रधानमंत्री जी भी उस पर, सरकार भी उस पर बिलीव करती है। गुड, तो ठीक है, हम भी धन्यवाद देते हैं इनके 11वीं 12वीं के टीचर्स को, जिन्होंने एक बच्चे की फिनिशिंग लेवल पे लाके हमें सौंपा और फिर हमने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और आज बच्चा जो है अच्छी कामयाबी के साथ ऑल इंडिया में 20th रैंक के साथ आपके सामने। एक इसके अंदर बात यह आई है कि आपने बताया कि वैसे तो ये कहा जाता है 11th-12th वाला सिलेबस ही है सीए फाउंडेशन के अंदर, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था इसका? मैंने पहली क्लास में ये समझ लिया था, क्योंकि सुरेंद्र सर ने अकाउंट्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है। मैं मतलब 11th-12th में सुना था कि हाँ नॉमिनल होता है, रियल होता है, पर ऐसी क्लैरिटी कभी नहीं थी कि ये होता है। फिर इन्होंने बताया कि परचेज अलग, एडजस्टेड परचेज अलग, तब समझ आ गया था कि अकाउंट्स अलग है भाई, 11th-12th अलग थी, फाउंडेशन अलग है, ये एडवांस लेवल पे है, इसके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी अलग। सीए है मतलब 11th-12th से तो बिल्कुल ही अलग है। क्या है कि जो सीए का जो कोर्स है, तो उसके जो फाउंडेशन, इंटर और फाइनल की बात करें तो 5% से लेकर 20% के बीच में इसका रिजल्ट रहता है। कि मान लो इंटर है तो 10% हो गया, फाउंडेशन है तो 20% हो गया। तो इस सीए कोर्स को लेकर एक बड़ा डर है सोसाइटी के अंदर, बड़ा खौफ है कि इतना मुश्किल कोर्स है, वो बच्चा स्टेट टॉपर था वो भी नहीं कर पाया, फलान जो है वो इतनी इंटेलिजेंट थी उससे भी नहीं हुआ। तो इस तरह का जो कुछ डर दिखाए गए, आपको बताए गए कि ये मत कर बेटा, तुमसे ना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं तो ये कहूँगी कि सब कुछ ही मुश्किल है, कोई भी फील्ड में चले जाओ सब मुश्किल है, बट बस ये है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ता है और थोड़ा काम करना पड़ता है, फिर सब हो जाता है। तो अभी तक का जो सफ़र है, जो कि सीए कोर्स का पहला पड़ाव है, एक्चुअली मैं आप सबको बता दूं कि सीए जो कोर्स है उसके 3 पड़ाव हैं। बेसिक, फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, नेक्स्ट स्टेप है इंटर और उससे नेक्स्ट स्टेप है फाइनल। उसके बाद बच्चा सीए बन जाता है और वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकता है या वो अपना खुद का ऑफिस खोल सकता है, जिस तरह से वकील होते हैं या डॉक्टर होते हैं अपना खुद का काम करते हैं। तो इन्होंने पहला पड़ाव पार किया है। तो इसमें क्लासेस का और होमवर्क का जो कॉम्बिनेशन होता है, कि आप पहले, हमारा रेवाड़ी में वर्चुअल सेंटर है, सौरभ सर और नरेश सर ऑपरेट करते हैं उसको, तो वहाँ ये गुड़िया जाती थी वहाँ पर पढ़ने के लिए। हमारी फैकल्टी के हिसाब से ही है सारी की सारी, वही सारी की सारी क्लासेस जो है यहाँ आती है। और उसके बाद जो डाउट सेशन है वो बच्चे जूम पे, लाइव क्लास पे और फोन कॉल्स पे लेते हैं। टेस्ट वगैरह का सारा सिस्टम हमारा सेंट्रलाइज्ड है। तो आपने जो क्लासेस लगाई, फिर होमवर्क किया घर पे, और उस पूरे में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है सर, खाने का, सोने का, और टाइम पर बच्चे को जो है संभालना, एक मोटिवेशन देना। तो आपके पेरेंट्स का, परिवार का, दादी माँ का, सबका कैसा कोऑपरेशन? मैं सुबह, मुझे कोई ऐसी स्कूटी वगैरह चलानी नहीं आती थी, तो सुबह मुझे मम्मी छोड़ के आती थी 9:30-10 बजे, फिर मेरी 4 बजे तक क्लासेस होती थी, फिर पापा वगैरह पिक करने आते थे। सबसे पहले जो मैथ और अकाउंट्स में मेन प्रैक्टिकल काम होता था, तो जो होमवर्क मिलता था पहले वो करती थी, फिर लॉ का रिटन प्रैक्टिस जो पढ़ाया वो लिख के देख लिया, और जो टेस्ट वगैरह होता था उसका भी थोड़ा करके करती थी। फिर 1 हफ्ता होता था, फिर वो टेस्ट होता था। तो आपने जो बीच में एक शब्द इस्तेमाल किया, चिल, तो क्या ये सीए स्टूडेंट्स के लिए शब्द बना है क्या? कैसे, मतलब सीए स्टूडेंट बहुत सीरियस होने चाहिए, जो डॉक्टरी करते हैं वो बच्चे बहुत सीरियस होने चाहिए, उनकी ज़िंदगी में
चिल नाम का कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस चिल्ला खाओ और पढ़ो बस। ऐसा कुछ नहीं होता। क्लासेस अच्छी थी, फनी थी क्लासेस? क्लासेस भी अच्छी थी। मैंने तो पहली क्लासेस देखी तो उसमें डांस करा रहे थे, मैं सरप्राइज थी, क्लास में भी डांस होता है। फिर ऐसे बीच बीच में भी मजाक करते रहते थे, या फिर मैं पर्सनली टीवी देख के अपने आप को खुद एंटरटेन कर लेती थी। तो ये क्लासेस में कोई ऐसी कोई कमी फील होती थी कि भाई यार ये वर्चुअल क्लासेस है, ये तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि कोविड पीरियड गया ना वैसा से, तो कोविड पीरियड ने इस ऑनलाइन वाली क्लासेस को पूरा बदनाम कर दिया कि भाई ऑनलाइन क्लासेस तो पाप ही है, ये तो बच्चों को खराब ही करती है। तो जो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं वो तो अपने तरीके से ही कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? जैसे वर्चुअल के लिए जाती थी तो आपने भी बड़ी हिम्मत दिखाई है। जनरली यही कहते हैं कि भाई टीचर के पास पढ़ने जाओ, इन ऑनलाइन क्लासेस से कुछ समझ नहीं। सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ऑनलाइन अच्छा सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब किसी को भी कोई परेशानी होती है तो पढ़ने वाले बच्चे को तो आराम से पढ़ सकता है, तो जिसने पढ़ना नहीं है वो बात अलग है। तो ऑनलाइन पढ़ लो, जब बच्चा वहाँ जाकर पढ़ ले, ऐसे कुछ भी नहीं। अच्छा, जो पढ़ने के लिए अच्छा पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। सब चीज़ वही, आप तो पूरी मेहनत कर रही है सभी, सब आप पूरी मेहनत करते हैं, स्टूडेंट या टीचर है, कोई भी पढ़ाने वाले, जो सब पूरी मेहनत करते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगा कि बच्चा अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स दिए। नहीं तो जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग भी पूरी मेहनत करें, तो हम तो हिसाब में थे, आप यहाँ रेवाड़ी पे थे तो हमारी मेहनत कहाँ दिखाई थी? सर जी आप ऑनलाइन तो सारी बच्चे को पूरा गाइड कर रहे हैं, बच्चे को पूरा। मेरे को जब ये कही थी तो मैंने नहीं बेटा यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें तुम्हें तरक्की मिलेगी अच्छी। अच्छा, तो दीपिका ये बताइए कि जैसे क्या है कि एक जो आपका ये रिजल्ट जो आया है 339 आउट ऑफ 400, तो इसके अंदर क्या पूरा का पूरा टीचर्स का रोल है, क्या पूरा का पूरा टेस्ट का रोल है, या पारस का मैनेजमेंट का पूरा रोल है? इस चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन करके बताइए कि इन चीज़ों के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? टेस्ट तो बहुत हेल्पफुल थे और एक हफ्ते का गैप मिलता था, तो उस पर अगर एक थोड़ा अगर हम तैयारी कर लेते तो हो जाता था। फिर पहले एक बार नॉर्मल टेस्ट हुआ, फिर यूटी हुआ, फिर एफटी हुआ, तो एक चैप्टर 3 बार हो गया। फिर उसके बाद पेपर में चौथी बार जब करो तो वो सब कुछ याद आ जाता था धीरे धीरे करके, तो पेपर में इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई कि हाँ याद नहीं आता वगैरह वगैरह। फिर डाउट वगैरह का देखूँ तो मुझे डाउट सेशन वाला सिस्टम तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे डाउट होते थे, जैसे अकाउंट्स हो गया या लॉ में हो गया, जब खुद पढ़ूँ तो थोड़े बहुत डाउट आ जाते थे, तो मैं डालती थी तो मेरी एक 1.5 घंटा टीचर से बात होती रहती थी, और वो भी 10-11 बजे। तो मतलब ऐसे नहीं है कि टीचर खुद मतलब बहुत ऐसे चिड़चिड़ा फील कर रहा है कि 1-1.5 घंटा बात करिए, नहीं, उल्टा मैं ही फ़ोन, जब मेरे डाउट खत्म हो जाते तो मैं ही फ़ोन काटूँ फिर टीचर जितना आप टाइम मांगो वो देने के लिए तैयार थी। बहुत मतलब बार बार मैसेजेस आते थे। मैंने वैसे टाइम डाउट का जो था वो 5 बजे के बाद था, लेकिन लक्ष्मी मैम पर्सनली मैंने सुबह 11 बजे भी, पेपर टाइम पे मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने सुबह 11 बजे भी फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया, उन्होंने मैसेजेस पे मेरे से पूरी बात करी। आज भी मतलब वो मेरी चैट हिस्ट्री में सब कुछ वो मैसेजेस वगैरह है। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस भी उन्हीं का ही आया था जब उन्होंने अकाउंट। किसी भी टीचर से बहुत अच्छे डाउट देते थे। मैंने देखा फोन में 1-1 घंटा बैठी रहती थी इस रूम के अंदर। दीपिका मोबाइल लगाती थी, मम्मी अभी मैं बात कर रही हूँ मैडम से, पूरे डाउट क्लियर कर रही थी। कौन से मैडम से? कभी होती थी टीचर लक्ष्मी मैम से भी और रूमन मैम से भी। कभी बिजी होती थी ना मैडम तो कहती थी बेटा मैं कॉल बैक कर लूँगी, तो थोड़ी देर में आ जाती थी मैडम। डाउट से कभी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, डाउट तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने 1-1.5 घंटा भी बात किया, किसी ने ऐसे नहीं बोला कि कल करूँगी या अभी ज़्यादा टाइम हो गया। ये कुछ इस तरह का ही एक्सपीरियंस है। अभी काफ़ी बच्चे ऐसे जो कुछ पेन ड्राइव क्लासेस वगैरह ले रहे थे तो बाहर से तो पारस से नहीं लिया था, तो काफ़ी बच्चे फेल हो गए। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो इधर डाइवर्ट हो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को पेन ड्राइव क्लासेस के अंदर दिक्कत क्या है? तो उन्होंने कहा कि सर एक तो टीचर का कोई वजूद ही नहीं है कि उन्होंने रिकॉर्ड करके पेन ड्राइव के अंदर और हमें क्लासेस दे दी, और उसके बाद जो ये डाउट्स का सिस्टम और टेस्ट का उसका तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि टेस्ट सीरीज हम कहीं और से करें, डाउट्स हम दोस्तों से लें, क्लास हम पेन ड्राइव से लगाएं। तो मैंने कहा फिर ठीक है, तो आपको यहाँ का किसने बताया? तो जैसे हमने 2 इंटरव्यू और भी लिए थे बच्चों से, बोला कि हमारे सर्कल में जो बच्चे पास हुए हैं ना, तो उन्होंने ये बताया कि डाउट का ये पैटर्न है। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है जो ऑनलाइन क्लास वाला हम डिस्कस करते हैं कि जो पेन ड्राइव क्लासेस वगैरह के अंदर कोई भी डाउट का कोई पैटर्न नहीं है हमारे पास। जब फाउंडेशन की जो कोचिंग स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग वाला दिन जो था, पहला दिन जो था, उसमें मैंने कुछ बोला था, याद है क्या? कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर मेरा फैसला बहुत अच्छा है, मैं कुछ सोना बन के निकलता और ये मतलब वैसे टीचर्स हर कोई यही कहता है कि बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो,
बट सर बोल रहे थे कि आप अपनी पर्सनालिटी पे भी उतना ही ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज छोड़ा तो बस पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ पे कॉलेज लाइफ भी पूरी इंजॉय होती है। तो ये सब चीज़ें सीखने को मिली आपको पढ़ाई के दौरान कि भाई पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। शेड्यूल के बारे में बताओ थोड़ा सा कि जैसे क्लासेस का और होमवर्क का जो शेड्यूल है वो क्या रहता था, किस तरह से पढ़ाई करते थे, क्योंकि ये जो इंटरव्यू जो बच्चे देख रहे होंगे तो उनको एक गाइडलाइन चाहिए, क्योंकि सीए जब कोई ज्वाइन करने के बारे में सोचता है उसको तो वैसे ही डरा कर ही बात कर दिया जाता है कि ये कोई आसान कोर्स नहीं है, बहुत मुश्किल कोर्स है। तो आपका शेड्यूल क्या था, इतने अच्छे मार्क्स आए इसके साथ? मैं 9:30 से लेकर अप्रोक्स 4 बजे तक वर्चुअल सेंटर पे क्लासेस होती थी। उसमें बीच में आधे घंटे का लंच ब्रेक वगैरह होता था, या फिर जब एक क्लास खत्म होती थी तो 5-7 मिनट बीच में होता था, गैप होता था। फिर 4 बजे के बाद आने के बाद थोड़ी देर बैठकर सो ली या खेल ली, जो भी किया। उसके बाद 7 बजे तक या 7:30 तक मैं पढ़ने बैठती थी। फिर उसके बाद सबसे पहले होमवर्क करती थी, क्योंकि मैथ्स में तो होमवर्क और वो सेम सही होता था, जो उन्होंने कराया वो दोबारा करके देख लिया और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए वो कर लिए। अकाउंट्स में सर क्वेश्चन कराने से पहले हमें खुद करने के लिए देते थे, जिसके थ्रू हम एक्सप्लोर कर सके कि उसमें क्या क्या हो सकता है, फिर सही है गलत है वो अगले दिन पता चलता था। फिर वो क्वेश्चंस ट्राई करके जो पहले कराया था वो भी थोड़ा थोड़ा वो टेस्ट के थ्रू रिवाइज हो पाता था, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं होते ना तो फिर पुराना रिवाइज करने में दिक्कत होती है, क्योंकि आज का काम हो गया बस फिर हम थक जाते थे। लेकिन अगर टेस्ट है फिर करना ही पड़ता था, तो वो भी साथ साथ रिवाइज होता था। और बाकी लो में जो नोट्स बनते थे उसके साथ साथ जो भी बुक जो एसे होता था उसकी लाइनें याद करने की, पहले स्टार्टिंग में याद करने में बहुत दिक्कत होती थी। जैसे आज अगर मैंने 3 घंटे लगाए लो में, तो कल भी उतने ही 3 घंटे लगते थे उसको याद करने में, क्योंकि मेमोरी ऐसे लॉस सी हो जाती थी, कुछ याद नहीं रहता था। लेकिन जैसे जैसे वो 3-4 बार पढ़ा तो थोड़ा थोड़ा याद रखने लगा, जो उसके मेन कीवर्ड्स होते थे। लास्ट में ब्लू बुक्स लॉन्च करी थी, उसमें हाईलाइट करे होते थे वर्ड कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा याद करना पॉसिबल नहीं होता था। जो जो वो हाईलाइटेड वर्ड्स वगैरह होते थे उसको याद कर लो तो अच्छे स्कोर बन जाता था उससे। और मैथ्स वगैरह में वही जो रीतू मैम कराती थी, उसके साथ जो PYQs में वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह देती थी वो कर लेते थे। और इको में जो सर पढ़ाते थे वही घर आके एक बार रिपीट कर लेती थी, जिसमें आधा 1 घंटा वगैरह लग जाता था। जैसे अगर मैं 7:30 बजे पढ़ने बैठी तो 11:30-12 बजे तक मैं वाइंड अप कर लेती थी। तो इसमें जब आप फाइनल एग्ज़ाम देने गए तो उससे पहले जो भी आपने सिलेबस किया, टेस्ट दिए, तो उनके बेस पर फाइनल एग्ज़ाम में जाते वक्त क्या माइंडसेट था? फाइनल एग्जाम में मुझे एग्जाम प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि मैंने इतने सारे टेस्ट पहले ही दे दिए थे, तो मुझे ये तो डर नहीं था कि जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे मैं काँप रहा हूँ पेपर करते वक्त, मेरे पैरों में वो हो रहा है। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट पहले दे चुकी थी। लेकिन हाँ, पेपर देने से पहले डर लग रहा था कि जो पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा। पर जब मैंने पहला पेपर दिया अकाउंट्स का, तो जब वो पेपर किया मतलब पेपर लेंथी था, लेकिन टाइम से 5 मिनट पहले हो गया था पूरा पेपर। ऐसे नहीं है कि कुछ छूटा था, सब हो गया था और पेपर बहुत अच्छा गया था। फिर अंदर एक फीलिंग थी कि हाँ जो पढ़ाया वही आता है, उसके अलावा कुछ था ही नहीं, क्योंकि अगर बुक वाला कर लो जो सर का क्वेश्चन बैंक था, नोट्स पढ़ लो, थ्योरी वगैरह सब कुछ उसमें से था, 1% भी कुछ भी बाहर से नहीं। जब एक पेपर दे दिया फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन अगला पेपर लॉ का था, फिर उसमें और डर लगता है, फिर बस थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन एग्जाम प्रेशर टाइप कुछ नहीं। तो लॉ के अंदर ठीक है, आपने बताया कि घबराहट तो थी, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों का डाउन रहता है और उसमें एक डर रहता है कि यार बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, इसकी वजह से फेल ना हो जाएंगे। फिर पेपर देते वक्त क्या एक्सपीरियंस था? मैं सच बोलूँ तो लॉ में जो पहला क्वेश्चन था वही बड़ा अजीब सा था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, और फर्स्ट क्वेश्चन होता भी मैंडेटरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि वो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस टॉपिक का है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उस पर बैठ गई तो फिर सारा पेपर ऐसे छूट जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, लेंथी होते हैं पेपर। फिर उसके बाद मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया था। लेकिन जब आगे किया तो जैसे एक बार पढ़ा तो समझ आ रहा था, कोशिश की कि जितना आता था वो लिखाऊं। जैसे मुझे भी लॉ में डर लगता था, पर मैं ये सोच के गई थी कि मैं पूरे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करूंगी, क्योंकि जब मैं UTFT वगैरह में भी 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करती थी तो मेरे 60-70 इतने नंबर आते थे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अगर एक नंबर भी कट जाए ऐसे करके 15-20 नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं पूरे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाऊँ, जितना मुझे याद था खुद मिक्स करके, या फिर कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखूँ, क्योंकि उसी में मार्क्स स्कोर होते हैं। तो लॉ के अंदर कितने मार्क्स आए थे आपके? मेरे लॉ में 67 मार्क्स। 67 मार्क्स है। संतुष्ट हैं आप इससे? मैं सेटिस्फाइड हो? वेरी गुड, ठीक है। लॉ में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे।
जैसे टेस्ट सीरीज में भी चेंजेस थे। अब जो टेस्ट आते थे जैसे FT UT हुए या फिर क्लास टेस्ट हुए वो ICA की पैटर्न पे होते थे। जैसे जो PYQs वगैरह होते थे MTP RTP वो भी कई सारे होते थे उस टेस्ट वगैरह में। और एक नई बुक भी आई थी अपडेटेड, उसमें सारे क्वेश्चंस RTP MTP PYQs वगैरह जो लेटेस्ट जैन 25 वगैरह इन सब के हुआ करते थे, उसमें मार्किंग स्कीम भी लिखी होती थी कि ये वाले मार्क्स होंगे। और उसमें ना अल्टरनेटिव आंसर्स लिखे होते थे कि ये आंसर भी हो सकता है और ये वाला आंसर भी हो सकता है, तो उससे भी पता चलता था कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं लिखने के। तो लॉ जैसा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो डर फैलाया जाता है कि इस थ्योरी सब्जेक्ट में मार्क्स आते नहीं हैं, ICA मार्क्स देता नहीं है, जो CA फाउंडेशन का रिजल्ट जो डाउन कर दिया गया है, इस वजह से स्लैशिंग सबसे ज़्यादा लॉ के अंदर ही होती है। तो इस तरह के जो भ्रम या कोई भी टीचर अपनी कमियों को छुपाने के लिए अगर फैलाता है तो वो एक टीचर का जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। तो टीचर अपने आप को ठीक करे, क्योंकि जिन बच्चों ने मेहनत की है सिस्टम के साथ, पारस ने जो मटेरियल प्रोवाइड किया, जो टीचिंग सिस्टम डेवलप किया और जो सारी रिसर्च करके जो डाटा प्रोवाइड किया, बच्चे ने उससे तैयारी की है और रिजल्ट आपके सामने है। 67 मार्क्स लोग के अंदर बहुत रिस्पेक्टेबल मार्क्स हैं। तो नितिका, अब आगे का क्या प्लान है? जैसे फाउंडेशन क्लियर हो गई है तो एक पड़ाव तो पूरा हो गया है, 2 पड़ाव बाकी है, तो दूसरा पड़ाव जो होता है इंटर, तो इसके लिए क्या प्लानिंग है? सर मैंने सोचा है कि जैसे सर्जरी वगैरह की तो उस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं सिंगल ग्रुप ऑप्ट करूँगी। जैन में ग्रुप 1 के पेपर दूंगी, फिर उसके बाद मई या सितंबर में जैसे भी तैयारी रहेगी उस अकॉर्डिंग ग्रुप 2 के पेपर दूंगी कि मैं पारस से ही आगे अपनी इंटर की जर्नी करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, रिजल्ट भी आया, दूसरी बात वहाँ का एक्सपीरियंस भी हुआ। आपकी ये जो टेस्ट रिपोर्ट है इसका एनालिसिस डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। ये पारस पर जो आपने UT और FT दिए, यूनिट टेस्ट और फाइनल टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट भी, तो उसमें लगभग आपका स्कोर जो है वो 89% था और जो ICA के फाइनल एग्जाम में है वो 85% है। और जैसे आपने लोगों के बारे में बताया कि लगभग 60-70 मार्क्स आते थे, तो 67 मार्क्स आ गए। तो ज़्यादातर यही रहा है कि अभी जो हम 2 बच्चों से और से भी मिल के आए हैं और पहले भी जो बानी की जो इंटर के अंदर रैंक आई थी ऑल इंडिया के अंदर, और कन्हैया जो फाइनल में रैंक आई थी, अभी भी फाउंडेशन में भी जिन बच्चों की रैंक आई है तो बच्चे पास भी हुए हैं। तो पारस का जो रिजल्ट है और जो बच्चे का एक्चुअल जो रिजल्ट है उसमें 2-4-5% का डिफरेंस है। मतलब जब बच्चा एग्जाम देने जाता है ना तो उससे पहले हमें पता होता है कि ये बच्चा किस लेवल पे आएगा। तो ये ठीक रहा सारा का सारा, ये रिपोर्ट ओके है, ओके टेस्टेड है, लॉक कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वर्चुअल सेंटर्स के जो मॉडल हैं, जैसे रेवाड़ी भी उनमें से एक है, तो हम लोग क्लासेस वहीं से कंडक्ट करते हैं, क्लासेस वहीं से ऑपरेट होती है, सारा सिस्टम मैनेजमेंट सब कुछ हेड ऑफिस के साथ से ऑपरेट होता है। और यहाँ पर जो है जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं और क्लास में ऑब्जर्वर प्रेजेंट रहते हैं, और बच्चा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उस पर पूरी नज़र रहती है। और इस सेंटर में जो हमारे कैमरे हैं वो हेड ऑफिस से ऑपरेटेड रहते हैं, तो हमारी भी पूरी नज़र रहती है। तो बच्चा अगर कहीं भी कोई भी लापरवाही करता है या पढ़ाई में ढील बरत रहा है तो सारी की सारी रिपोर्ट जो है कोऑर्डिनेटर साहब के द्वारा हमारे हेड ऑफिस के अंदर आ जाती है और हम लोग तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। तो हमारा पारस का जो है स्लोगन भी यही है कि सिस्टम लीड्स टू सक्सेस, कि आपकी जो क्लासेज है वो 6 घंटे या 8 घंटे लगती है और बाकी जो 16 घंटे या 14 घंटे है वो बाकी बच्चा जो है वो सिस्टम के और पेरेंट्स के हवाले होता है। तो पेरेंट्स को हमें मिलकर देखना होता है कि बच्चा टाइम पे सो रहा है, टाइम पे उठ रहा है, डाउट्स ठीक से ले रहा है, टेस्ट की तैयारी कर रहा है, हेल्थ इश्यूज अगर आ रहे हैं तो उसको हमें मिलकर कैसे काउंटर करना है। तो बिल्कुल, तो आप हमारे 30 साल के एक्सपीरियंस को सर्टिफाई करते हैं। बिल्कुल पारस इंस्टीट्यूट एक मात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिस्क्लोज करता है। अदरवाइज हमारी सीए की कोचिंग में रिवाज ये है कि जो रैंक आई है 2-4 बस उनको कर दिया और बाकी बच्चों का क्या हुआ है वो छुपा दिया जाता है या यूँ कहो दबा दिया जाता है। लेकिन पारस इंस्टीट्यूट पूरा का पूरा जो डाटा है वो रिजल्ट के साथ, रोल नंबर के साथ डिलीवर करता है कि हमारे इतने बच्चे पास हुए हैं और इतने बच्चों की रैंक आई है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो डेवलप किया गया एक्सपीरियंस के हिसाब से किया गया है, रातों रात ये चीज़ें नहीं होती। तो नितिका, आपका जैसे सीए फाउंडेशन हो गया है और आगे आपका इसी तरह से इंटर और फाइनल फर्स्ट टाइम में क्लियर हो और आप इससे भी ऊपर की रैंक लेके आओ, ऐसी हम सब कामना करते हैं। और आपके जो जूनियर्स हैं, जो अब आने वाली जनरेशन है, अगर सीए कोर्स के बारे में आपसे कुछ एक मैसेज चाहे तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सीए बहुत ही अच्छा कोर्स है
पावर ऑफ सीए तो सबको पता ही है। मैं तो बस यही कहूँगी, गो फॉर इट। बहुत अच्छा कोर्स है और सेकेंडरी पारस इंस्टीट्यूट से करना वो भी बहुत अच्छी बात है। उससे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस आप करके जाओगे, आई एम श्योर। जो मिलने वाले मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, मैं उनको ये बता रहा था मेरी बेटी वहाँ पढ़ रही है और बहुत अच्छा पढ़ रही है, और वहाँ का पढ़ाने का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। जो बच्चे के टेस्ट होते हैं रेगुलर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को अपने आप को महसूस होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, और उससे बच्चे का आत्मविश्वास बहुत बढ़ता जाता है। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू सर। हमें बहुत खुशी हुई, देखो इसके मतलब सीए फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में सब कहते थे नहीं क्लियर करेगी, ये है वो है, सब गली में भी बोलते थे, मोहल्ले में मेरे को नहीं कर पाएगी। मैंने कहा मैं करेगी, मेरी बेटी है, करके ही दिखाएंगे। लेकिन आज इसने मेरा नाम रोशन करा, अपने फादर का भी, मदर का, दादी का, बुआ का, सबका, पूरी फैमिली खुश है मेरे से, देखो बहुत। और एक सबसे खुशी ये है आप लोग हमारे घर में आए हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये चाहते हैं कि इंटर में आए हम नहीं जरूर, बहुत अच्छा लगा मुझे। जब ये पहली सैलरी लेके आए तो हम सब लोग इसको यहाँ लाते हुए घर के अंदर। आज नितिका के घर पर हमने विजिट की और घर वालों से बात की पूरे परिवार के साथ, और एक्सपीरियंस ये हुआ कि जो हमारा उद्देश्य है कि नॉर्थ जोन की हर बेटी जो है वो पढ़े, इंडिपेंडेंट हो और पढ़ाई के अंदर एक ऐसा कोर्स करे जिसको कोई चैलेंज ना कर सके। तो ये पूरा परिवार बधाई का पात्र है कि सीए कोर्स को लेकर इतनी सारी गलतफहमियां, इतने सारे भ्रम, इतना डर फैलाया जाता है कि कोई बच्चा भूलकर भी जो है सीए कोर्स ज्वाइन करने की ना सोचे। और इतनी नेगेटिविटी के माहौल में अपनी बेटी को ये कोर्स ज्वाइन करवाने की हिम्मत दिलाना, उसका साथ देना, पारस के सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना और एक ऑल इंडिया के अंदर 20th रैंक हासिल करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और याद रखिए, अभी आज मैं देख पा रहा हूँ, अभी तक तो हम बात करते थे कि जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि नितिका की जो उपलब्धि है वो हमारे नॉर्थ जोन की सारी बेटियों को, इसकी छोटी बहन को, भाई को, परिवार में जितनी बेटियां उन सबको एक इंस्पिरेशन का जो पॉइंट है वो नितिका हमारी रहेगी। और अच्छे स्कोर के साथ, ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स पे पास हुई है तो फिर कोई डर के मारे फिर इस कोर्स को ज्वाइन ना करें, तो पूरी मेहनत के साथ हम चाहेंगे कि इंटर के अंदर फर्स्ट टाइम क्लियर करें, ये अच्छे मार्क्स से क्लियर करें, फाइनल भी अच्छे मार्क्स से और फर्स्ट टाइम में क्लियर करें, और उसके बाद ये खुद का एक बहुत बड़ा ऑफिस खोले और हम लोग खुद जो है वो इसके इनॉग्रेशन पे आए। तो पूरे परिवार के साथ हम इन खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और मंगल कामना करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ इस पूरे परिवार को दोबारा बहुत बहुत बधाई, ऑल द बेस्ट। और सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा घर पर आना जो है एक लक्ष्य रहता है कि कोई भी बच्चा हमारे पास अगर पढ़े तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर बच्चे के घर हम जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों को सीए कोर्स के बारे में जागरूकता मिले। और आपको अगर हमें आपके घर बुलाना है तो आपको परफॉर्म करना होगा। आज थे हम नितिका के घर और नेक्स्ट टाइम हम हो सकते हैं आपके घर। परफॉर्म कीजिएगा और इनवाइट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।